जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में कोई पढ़ाई नहीं है, बस यूं ही आपसे एक संपर्क रखने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल करने के लिए आप लोगों से ये वीडियो बनाई है। काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोग भी मुंतज़िर हैं, वेट कर रहे हैं मेरी वीडियोस का। मेरी सिचुएशन इस वक्त ये है कि एक तो वैसे ही मैं काहिल हूँ, थोड़ा उसके बाद जो कोरोना ने जो है वो बुरा हाल कर दिया है। टांगों में जान नहीं रही है, तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, किसी चीज़ पर ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाता। आपको वैसे तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मेरे जिस्म की हालत ये है कि ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, ज़्यादा देर किसी चीज़ पे दिमाग नहीं लगा सकता। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उम्मीद है ऊपर वाले से कि तबीयत बेहतर होगी। आज मैं अपने भारतवासियों से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है, मुझे दिली हमदर्दी है जो कुछ भारत में हो रहा है। कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अनदेखा दुश्मन है, और उससे जब आप दुश्मन आपके सामने ही नहीं है तो आप उससे मुकाबला कैसे करेंगे। तो ये एक बड़ी गंभीरता की सिचुएशन है, और इस सिचुएशन से बेचारे जैसे तैसे निमट रहे हैं। और जो कुछ हमें मीडिया के थ्रू सुनने को और देखने को मिल रहा है, उस पर मुझे बहुत शदीद दुख है, मुझे बहुत अफसोस है। तो हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें परवरदिगार, हमारे मौला, हमारे भगवान, जो भी आप जिसको भी बिलीव करते हैं, हमारे गॉड हमारी हेल्प करे और हमें जो है वो इस वबा से, इस मुसीबत से निजात दिलाए। तो उसके बाद ये है कि देखिए, अभी एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मेरी एज 72 ईयर्स है। मेरे ख्याल में धर्मपाल अरोरा उनका नाम है, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं जैपनीज़ पढ़ रहा हूँ। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो जैपनीज़ पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी लेक्चर में कह चुका हूँ कि ज़िंदगी जो है वो एक बार मिलती है, और इंसान की ज़िंदगी में और जानवर की ज़िंदगी में फ़र्क सिर्फ ज्ञान का है, नॉलेज का फ़र्क है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इंसान हैं, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ज्ञान तो जानवर को भी बहुत होता है। जानवर को पता होता है कि उसको पानी कहाँ से मिलेगा, जानवर को मौसम का पहले से पता चल जाता है, जानवर को पानी की खुशबू आ जाती है, जानवर को अपनी खुराक का पता होता है कि खुराक कहाँ है। लेकिन नॉलेज जो है बियॉन्ड इन चीज़ों से आगे की बात है, ठीक है। ज्ञान जो है आप किसी भी चीज़ का हो, आपको ऊपर वाले तक मिलाता है। देखिए, हम लोग सब एक जब रोटी कपड़े से, मकान से, सब इससे निजात पा लेते हैं, तो फिर हमें एक फ़िक्र होती है कि हम ऊपर वाला, हमारा पालने वाला या हमारा पैदा करने वाला, ये क्रिएटर कौन है, ये क्रिएटर कहाँ है, ये इससे कैसे मुलाकात हो सकती है। तो मेरा अपना ये परसेप्शन है, जाने कितना सही है कितना गलत है, कि एक तो आप ह्यूमैनिटी के लिए, मैन काइंड के लिए लोगों में भगवान को तलाश करें, लोगों में गॉड को तलाश करें, लोगों में खुदा को तलाश करें। कि वो बड़ा अच्छा शेर है किसी का कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो खुदा के बंदों से प्यार करें और ज्ञान हासिल करें, नॉलेज हासिल करें। नॉलेज ही, चाहे किसी भी चीज़ की नॉलेज हो, वो आपको अपने क्रिएटर तक पहुंचाती है। खुदा है क्या? खुदा आलिमुल उलूम है, यानी तमाम नॉलेज का जानने वाला है, तमाम ज्ञान रखने वाला है। हमारा तसव्वुर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जितनी नॉलेज गॉड को है। अगर नॉलेज ना होती तो इतनी बड़ी कायनात कैसे क्रिएट कर लेता। तो हमारा क्रिएटर तक पहुँचने का वाहिद रास्ता ये है कि हम नॉलेज गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करें। तो रह गई ये बात कि मैं 72 ईयर्स का हूँ या मैं 62 ईयर्स का हूँ, इट डजेंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर। आप ज्ञान हासिल करते रहें, आप नॉलेज लेते रहें, आप इल्म हासिल करते रहें। यही आपको इंसान बनाने के लिए और आपको जानवरों से ऊपर रखने के लिए ये काफ़ी। और मेरे हिसाब से नॉलेज हासिल करना एक वर्शिप है, एक इबादत है। क्यों? कि जब आप नॉलेज हासिल करके खुदा के करीब हो रहे हैं तो इसका मतलब है खुदा के करीब होना तो इबादत है ना। बहुत सी बातें मेरी जो है वो
इतनी सही भी ना हो। मैंने कहा ना ये लेक्चर सिर्फ आपसे एक कॉन्टैक्ट बहाल करने का वो जरिया है। रमज़ान गुजर जाए, रमज़ान में आप लोग भी थके हुए हैं, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जो है हमारी वो रोज़े रख रही है, इबादत कर रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग भी पढ़ाई को नहीं दे पा रहे, मैं भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे भी बहुत कमज़ोरी हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं ईद के बाद आप लोगों से लेक्चर्स वगैरह दूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर करते रहा करें ताकि मुझे पता चले कि ये मेहनत मेरी सवालत हो रही है या नहीं। रह गई बात जैपनीज़ लैंग्वेज की, मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट मुझसे ये पूछता है कि जनाब हम जापान कैसे जाएं, और मैं हर स्टूडेंट को सिर्फ यही जवाब देता हूँ कि जापान जाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है जैपनीज़ लैंग्वेज में महारत हासिल करने का। आप जापानी ज़ुबान में महारत हासिल कर लें, आप यकीन करें, इस बात को मेरी पल्लू से बांध लें कि अगर आप जापान ना भी जाना चाहेंगे फिर भी आपको जापान लेके जाएंगे लोग, अगर आपको जैपनीज़ लैंग्वेज में महारत हासिल कर लिया आपने तो। और ये कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, सिर्फ शौक़ की बात है। अगर आप ठान लेते हैं कोई भी काम, अगर आप ठान लेते हैं कि मैंने ये करना है, तो वो काम 70% आसान होता है। जब तक आप पानी में दूर से देखते रहेंगे कि जनाब पानी जो है वो बहुत गहरा है, बहुत तेज़ लहरें आ रही हैं, नहीं यार मैं डूब जाऊँगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप पानी में उतरेंगे, हाथ पैर मारेंगे, खुद ब खुद तैरना आ जाएगा। अगर आप किनारे पर खड़े हुए डरते रहेंगे तो डरते रहेंगे, ठीक, कूदना पड़ेगा। तो वो क्या है, मिर्ज़ा गालिब कह गए हैं कि जापानी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, असल शेर कुछ और है। बहरहाल ये बात मैं आपको ये कैफियत आपके ऊपर तारी करना चाह रहा हूँ कि अपने ऊपर एक कैफियत तारी कर लीजिए कि मैंने डूब के जाना है, इसमें जापानी में डूब जाना है। जिस दिन आप जापानी ज़ुबान में होता जन हो गए, आपने डाइव मार ली और आप जापानी ज़ुबान की गहराइयों में पहुँचने लगे, आप देखेंगे कि उस गहराई से आप निकलेंगे तो आप जापान में होंगे। अच्छा, हमारा एक दोस्त था मॉन्ट्रियल में, तो वो फ्रेंच था, तो उसको जापानी सीखने का शौक़ हो गया था, मुझे फ्रेंच सीखने का शौक़ था, तो इस निस्बत से वो मेरा दोस्त हो गया और वो अक्सर आ जाता था मेरे पास, बैठ के हम गपशप मारते थे, साथ चाय पीते थे। अच्छा, मुझे उसके साथ बैठ के एक बड़ी अजीब फीलिंग होती थी, हालांकि मुझसे वो 8 साल छोटा था उम्र में, लेकिन जब मैं उसके साथ बैठता था मुझे ये फील होता था कि यार इसकी नॉलेज मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो ये मुझे एहसास कमतरी एक होता था और मुझे उसके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता था कि मैं उसके साथ नई नई चीज़ें सीखता था। मैं 42 ईयर्स का था, वो 34 ईयर्स का था, लेकिन वो जब भी मेरे साथ बैठता था मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे तो इसके बारे में, इसके मुकाबले में कुछ भी मालूम नहीं, इसको तो इतनी ज़्यादा नॉलेज है। एक बात याद रखिए कि हमेशा अपने से उम्र के ज़्यादा लोगों में बैठिए, ज़्यादा उम्र के लोगों में बैठिए। उम्र जो है, जब एजिड लोग होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ तजर्बा एक्सपीरियंस होता है। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि तजर्बा जो है वो उम्र से नहीं नॉलेज से आता है। एक आदमी, मैंने 70 साल के बेवकूफ़ लोग देखे और मैंने 34 साल का अक्लमंद आदमी भी देखा। तो लेकिन आमतौर पर एक परसेप्शन ये है, और ये तकरीबन सही भी है, कि मैं हमेशा अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों में बैठा हूँ, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कोशिश कीजिए कि अपनी सोहबत जो है, अपनी गैदरिंग ऐसी बनाइए कि आप काबिल लोगों में बैठें, आपके दोस्त जो है नॉलेजेबल हों, तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा यार शुजा, ये जितने भी लोग हैं ना, मर्द जितने भी हैं, ये सारी मेहनत जो करते हैं, ये सिर्फ एक पॉइंट उनका होता है मेहनत का, और वो होता है औरत को इम्प्रेस करना। मेरे लिए बड़ी नई बात थी, मैंने ये क्या बात हुई? कहना हाँ, ये जितने भी मर्द हैं, हम जितने भी मर्द हैं, ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ औरत को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। मेरे लिए ये बात हज़म करना मुश्किल थी। मैंने कहा यार ये मौलवी, ये पंडित, ये पादरी, क्या लगा सब। मैंने कहा ये गांधी जी, ये जिन्ना साहब, ये लियाकत अली खान, ये नेहरू, क्या लगा सब बिल क्लिंटन, जिसका भी तो यू नेम हिम, जो कुछ भी आपको लग रहा है, ये सब जो कुछ कर रहे हैं वो औरत को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, अभी तक हज़म नहीं होती, लेकिन अब जब मैं गौर करता हूँ तो मुझे उसकी बात में 85% 90% वज़न लगता है। अच्छा, लगता क्यों इंसान को? अपने ऊपर वो होता है। मैं जब जवान था, वैसे तो अभी भी जवान हूँ, जस्ट किडिंग, तो मैं जब जवान था तो मुझे, या नौजवान था,
तो जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं उनको कम उम्र में मोहब्बत हो जाती है। तो मुझे बहुत कम उम्र में मोहब्बत हो गई, तो वो नाकाम हो गई। जाहिर है हमारे क्या होता है कि लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है और लड़का सेट होते 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 टाइम लगता है। जैसे वो एक स्टेट लाइफ का मुझे ऐड बड़ा पसंद आता है कि लड़का होटल में अंगूठी लिए बैठा है और लड़की से कह रहा है कि अभी नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी जॉब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो लड़की कहती है बोलो 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 बोलो, और वो लड़का बेचारा बोलने में हिचकिचा रहा है। इतने में लड़की कहती है बोलो बोलो, अंकल को बाय बोलो, और दिखाते हैं कैमरे में कि लड़की के साथ 2 बच्चे खड़े हुए, और वो जो है लड़का जो है वो सोचता ही रह गया। तो हमारे ये होता है, लड़कियाँ जो है उनकी शादी भी जल्दी हो जाती है। मुझे जब प्यार हुआ एक लड़की से, तो जाहिर है मैं लड़का था उस वक्त, और कोई शादी की कोई एज नहीं थी, या मेरी शादी में देर थी, उसकी शादी पहले हो गई और मैं नाकाम भी हो गया। जाहिर है मैं कुछ नहीं था उस वक्त। तो औरत जो है इम्प्रेस होती है मर्द के पैसे से, सबसे मेन चीज़ पैसा है। मैं लड़का सा था उस वक्त, एक मोटरसाइकिल थी मेरे पास, और क्या था मेरे पास, कोई पैसा वैसा नहीं। तो मैं इश्क में नाकाम हो गया। नाकाम मोहब्बत आपको जो है बहुत सी चीज़ें सिखाती है। नाकाम मोहब्बत जो है, जी इश्क में नाकाम होना भी बड़ी कामयाबी है। मैं आपको बताऊं कि नाकामी जो है वो, मोहब्बत में नाकामी आपको बड़ा ज्ञान देती है, बड़ी नॉलेज देती है। शायर बन जाता है आदमी। तो मुझे शायरी शायद मेरे अंदर बिल्ट इन थी शायरी, लेकिन जो था वो मुझे शायरी मतलब यूँ कहें कि मुझे शायरी पसंद भी है और मैं शायरी पसंद नहीं भी करता। पसंद इसलिए करता हूँ कि शायद मेरे अंदर है शायरी, खुद ब खुद शेर आना शुरू हो जाते हैं। और नापसंद इसलिए करता हूँ कि मेरे अब्बा ने कहा था यार शायर जो होते हैं निकम्मे होते हैं, और मेरे अब्बा को शायरी से सख्त शायर लोग सख्त नापसंद थे। तो उस वजह से मुझे एक रिलेक्टेंसी थी कि जनाब यार शायर से दूर रहो यार, ये शायर निकम्मे होते हैं। तो इस मामले में कह लें मेरी बड़ी अजीब कैफियत है कि मुझे शायरी शेर कहता भी हूँ मैं, और मुझे शायरी पसंद भी नहीं है, मैं शेर कहता भी हूँ। खैर वो बात कहीं निकल गई। वो तो मुझे जनाब वो इश्क हो गया और इश्क में मैं नाकाम हो गया। तो मैंने ये ठान लिया कि यार मैंने अब कुछ ऐसा करना है कि जिस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है मैंने उसको पछताना है, मैंने इस काबिल बन के दिखाना है कि वो मुझे देख के पछताए कि काश मैं उसको रिजेक्ट ना करती। अब मैं उस कोशिश में नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, ये एक अलग बहस है। अच्छा, एक और किसी का कॉल है समझदार आदमी का कि जब इंसान अपने मुआशकों का जिक्र खुल के करने लगे तो समझ जाओ तो बूढ़ा हो गया। तो हो तो गया हूँ मैं बूढ़ा, इसीलिए खुल के आप लोगों से अपने इश्क का जिक्र कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो मेरे अंदर एक स्पार्क पैदा हुआ कि मैंने कुछ करके दिखाना है, उसमें फिर मैं जुट गया और मैंने जनाब फ्रेंच सीखी और जर्मन सीखी और जनाब जैपनीज सीखी। जो चीज़ आई मेरे हाथ में मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं पढ़ लिख के एक ऐसा इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बनूंगा कि वो एक दिन मुझे देख के पछताएगी। तो ये मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ, और यही चीज़ जो है इंसान को आगे लेके जाती है। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ऐसा नहीं कि वो औरत उसको सपोर्ट कर रही होती है, नहीं, वो जो कुछ भी मर्द करता है वो औरत के लिए करता है या औरत को इम्प्रेस करने के लिए करता है। वो बात जो मैंने आपको बताया मेरे फ्रेंच दोस्त ने कही थी, वो बात मेरे दिमाग पे बाद में जब मैंने गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत हद तक सही थी। तो आप सब लोग जो मर्द हैं वो इसीलिए जापानी सीख रहे हैं, इसीलिए सीखिए कि जापानी सीख के आप तरक्की करेंगे, आप जापान जाएंगे, पैसा कमाएंगे। अक्सर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो मैंने कहा यार आपको जापानी सीखने का मकसद ये है कि आपको एक लड़की जो है बड़ी खूबसूरत तरीन लड़की से आपकी शादी हो जाए। या नहीं सर, मेरा ऐसा हरगिज़ मकसद नहीं है, मेरा मकसद तो जापानी सीख के जापान जाना है। मैंने कहा हाँ वही है, थोड़ा सा आप घुमा के कह रहे हैं बात को। जापानी ज़ुबान सीख के आपने जापान जाना है, जापान से पैसा कमाना है, फिर घर खरीदना है, फिर एक गाड़ी खरीदनी है, एक अच्छा बिजनेस सेट करना है, और फिर उस लड़की से कहना है कि जी ये मेरा दिल आपको कबूल है या नहीं, ठीक है बात। तो कहने का मकसद ये कि इंसान मर्द जो कुछ भी इस दुनिया में करता है वो औरत को पाने के लिए करता है। दो मुख्तलिफ बातें। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज आपको ज्ञान देती है, गौर तक पहुँचाती है, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि इंसान जो कुछ करता है वो औरत को पाने के लिए करता है। ऐसा ही है, दो चीज़ें हैं दुनिया में। इंसान मर्द के लिए सबसे अहम चीज़ है औरत को इम्प्रेस करना, और इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया है उसके लिए इंसान को जो है वो
अगर किसी को खुश करना है, अपने गॉड को खुश करना है, तो कैसे खुश करना है? उसके करीब होकर खुश करना है। उसको करीब होने का, गॉड के करीब होने का रास्ता भी मैंने आपको बता दिया कि ज्ञान हासिल करें, नॉलेज हासिल करें, खुद ब खुद आप गॉड के करीब हो जाएंगे। खुदा इल्म दोस्त है, गॉड नॉलेज को पसंद करता है, आपके नॉलेज हासिल करने को खुदा पसंद करता है। मेरी बात में से कितने मुत्तफिक हैं, कितने मुत्तफिक नहीं हैं, कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स कीजिए, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इस तरह रमज़ान गुजर जाएंगे, ईद गुजर जाएंगे, और मेरे हक़ में दुआ करें, थोड़ी सी मेरे अंदर ताकत आ जाए, मैं खड़ा होने काबिल हो जाऊँ, तो मैं आप लोगों को लेक्चर्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूँगा। मेरे हक़ में दुआ कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वही जो रूटीन का जुमला है कि बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए वगैरह वगैरह। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मास्क ज़रूर पहनिए। पहले मैं ये एग्री नहीं करता था कि मास्क पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। क्यों? मैं कहता था यार मास्क पहन के जो है, जब आप मास्क अपने मुंह पे लगा लेते हैं तो एक तो हमारे मुंह की जो स्मेल होती है, मुंह के जरासीम होते हैं वो दोबारा जिस्म में जाते हैं, और दूसरे हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकाल रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं नाक से, वही हम दोबारा इनहेल कर रहे होते हैं। तो मैं मास्क पहनने के हक़ में नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा आपकी बात किसी हद तक सही है, लेकिन फेफड़े जो आपके लंग्स जो होते हैं वो लेते आपकी ऑक्सीजन ही है। आप कुछ भी इनहेल करें उसमें से, वो उस एयर में से वो बाकी सब चीज़ें रिजेक्ट कर देंगे और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ठीक है, वो बात आप किसी हद तक मेरी सही है कि हाँ जी फ्रेश एयर मुझे नहीं मिल रही, लेकिन वो फ्रेश एयर इतनी ख़तरनाक है कि उस फ्रेश एयर में जो है वो कोरोना के वायरस भी हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है, मास्क लगा के रखना है। ये वबा जब ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो फिर हम एक फ्रेश एयर में सांस लेंगे और इंसान आज़ाद पैदा हुआ, इंशाअल्लाह हम आज़ाद होंगे। फ़िलहाल इस अनदेखे दुश्मन से बचिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोज़ाइमाशिता।